नमस्कार। आज हम शिमला समझौते पर थोड़ी गहराई से नज़र डाल रहे हैं। ये वो समझौता है जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के ठीक बाद हुआ और इसने ना दक्षिण एशिया की कूटनीति पर काफ़ी गहरा असर डाला। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स और लेख वगैरह हैं, तो कोशिश रहेगी कि हम इसकी जो मुख्य बातें हैं, इसके पीछे की सोच और इसके जो लंबे समय तक चलने वाले असर हैं, उनको समझें। तो आइए खोलते हैं इसे ज़रा। बिल्कुल। ये समझौता, जैसा आपने कहा, युद्ध के बाद हुआ। तारीख थी 2 जुलाई 1972, शिमला में। माहौल काफी तनाव वाला था। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो। इसका जो बैकग्राउंड है वो समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। दिसंबर 1971 का युद्ध, जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया और जिसमें पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये तो इतिहास के सबसे बड़े सैन्य समर्पणों में से एक गिना जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो जाहिर है, जब बातचीत की मेज पर बैठे होंगे तो माहौल गर्म रहा होगा। बिल्कुल गर्म था। युद्ध के बाद कई मुद्दे थे। सबसे बड़ा तो था इन युद्धबंदियों की वापसी का सवाल, और साथ ही युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर कब्जा भी कर लिया था। तो इन सबको सुलझाने के लिए ही ये समझौता हुआ। आप सोचिए, पाकिस्तान के लिए 90,000 युद्धबंदियों की वापसी कितनी बड़ी बात रही होगी। सिर्फ मानवीय नहीं, बल्कि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दा भी था ये, खासकर इतनी बड़ी हार के बाद। हाँ, समझा जा सकता है। तो फिर इस समझौते की जो मुख्य शर्तें थी वो क्या थी? क्या क्या तय हुआ? देखिए, इसमें कई अहम बातें थीं। पहली तो ये कि दोनों देशों ने माना कि वो अपने आपसी विवाद शांति से सुलझाएंगे, बिना बल प्रयोग के। दूसरी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर में जो सीज फायर लाइन थी पहले, उसे नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC का नाम दिया गया। अच्छा, LOC। हाँ, LOC। और दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए कि वो इसका सम्मान करेंगे और इसे एक तरफा बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, भले ही कश्मीर पर उनके अपने अपने दावों में कोई बदलाव ना आया हो। पर ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, इसे ज्यादा स्थायी बनाने की कोशिश थी एक तरह से। अच्छा, तो ये LOC वाली बात अहम है। और एक और सिद्धांत जिसकी काफी चर्चा होती है, वो द्विपक्षीयता वाला सिद्धांत। उसका क्या मतलब था उस वक्त? हाँ, द्विपक्षीयता। इसका मतलब था कि भारत और पाकिस्तान अपने बीच के जो मसले हैं, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दे, वो बिना किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी के आपसी बातचीत से ही सुलझाएंगे। ये भारत के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाए। वो इसे UN या किसी और देश के दायरे से बाहर रखना चाहता था। समझ गया। और युद्धबंदियों का क्या हुआ? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा रहा होगा, जैसा आपने कहा। हाँ, बहुत बड़ा। तो समझौते के तहत भारत ने सभी 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा करने पर सहमति जताई। ये एक, कह सकते हैं, बहुत बड़ा कदम था भारत की तरफ से। हाँ, यकीनन। और इसके बदले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश की जो हकीकत थी उसको माना। हालांकि औपचारिक मान्यता तो बाद में 1974 में दी। इसके अलावा डिप्लोमेटिक रिश्ते बहाल करना, व्यापार और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना, इन सब पर भी सहमति बनी थी। तो अगर हम भारत के नजरिए से देखें, तो क्या इस समझौते की सबसे बड़ी सफलता यही थी कि कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच से हटाकर द्विपक्षीय बना दिया गया? हाँ, काफी हद तक ये भारत की एक प्रमुख कूटनीतिक जीत मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम करना और मामले को सीधे पाकिस्तान के साथ बैठकर सुलझाने का एक ढांचा तैयार करना, ये उस समय की वाकई में बड़ी उपलब्धि थी। इसने ये भी दिखाया कि देखो, हम सैन्य जीत के बावजूद शांति चाहते हैं। और पाकिस्तान के लिए, उनके लिए क्या था इसमें सबसे बड़ा हासिल? देखिए, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बात थी अपने सैनिकों की वापसी, और जो इलाका भारत के कब्जे में था उसकी वापसी। भुट्टो वापस जाकर अपनी जनता को ये दिखा सकते थे कि देखो, हम हार गए, लेकिन मैंने सैनिकों को वापस लाने में कामयाबी हासिल की। इससे उन्हें देश को फिर से खड़ा करने का, थोड़ा संभलने का मौका मिला। लेकिन अगर आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं इतने साल बाद, तो इसका असर थोड़ा मिला जुला सा लगता है। हाँ, इसने भविष्य की बातचीत के लिए एक आधार जरूर बनाया, जैसे लाहौर घोषणा हुई, आगरा शिखर सम्मेलन हुआ। बिल्कुल, आधार तो बना, लेकिन जो LOC का सम्मान करने की बात थी वो कई बार टूटी। सबसे बड़ा उदाहरण तो 1999 का कारगिल युद्ध है, जब पाकिस्तानी सेना ने LOC पार की और भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया।
ये तो सीधे सीधे शिमला समझौते की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ था। सही कहा। और ये जो द्विपक्षीयता वाला सिद्धांत है वो भी तो हमेशा विवादों में रहा है। पाकिस्तान अक्सर कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की बात करता है, जैसे अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता की। हाँ बिल्कुल। और भारत हमेशा शिमला समझौते का हवाला देकर इसका विरोध करता है। यही कहता है कि समझौता साफ तौर पर कहता है कि मसले द्विपक्षीय तरीके से ही सुलझाए जाएंगे। ये दिखाता है कि समझौते की व्याख्या को लेकर भी दोनों देशों में कितना ज्यादा मतभेद है। और इस समझौते की आलोचना भी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत ने शायद कुछ ज्यादा ही दे दिया, 90,000 युद्धबंदी वापस कर दिए, जीता हुआ इलाका वापस कर दिया, बिना कश्मीर का कोई पक्का हल निकाले। हाँ, ये आलोचना बहुत आम है। आलोचक कहते हैं कि भारत उस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में था। वो चाहता तो कश्मीर मुद्दे पर शायद कोई ज्यादा ठोस नतीजा हासिल कर सकता था। उनका ये भी मानना है कि ये समझौता स्थायी शांति लाने में नाकाम रहा, क्योंकि उसके बाद भी लड़ाई और हमले तो जारी रहे। फिर भी समझौते का वो हिस्सा जिसमें कहा गया है कि दोनों देश अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीकों से द्विपक्षीय वार्ता या आपसी सहमति से तय किए गए अन्य शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने का संकल्प लेते हैं, ये आज भी महत्वपूर्ण लगता है, नहीं? बिल्कुल। सिद्धांत के तौर पर तो ये आज भी प्रासंगिक है। LOC की जो स्थिति है और द्विपक्षीय बातचीत का जो ढांचा है, ये सब शिमला समझौते की ही देन है। और ये आज भी भारत-पाकिस्तान संबंधों की हकीकत है, चाहे जमीन पर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर देखें तो शिमला समझौता एक काफी जटिल दस्तावेज है। अपनी खास ऐतिहासिक परिस्थितियों में पैदा हुआ, कुछ तात्कालिक लक्ष्य तो इसने हासिल किए, लेकिन कई जो दीर्घकालिक उम्मीदें थीं उन पर शायद पूरी तरह खरा नहीं उतरा। सही कहा। ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित किया है और जिसका असर हम आज भी महसूस करते हैं। और जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या दो देशों के बीच शांति और सहयोग का संकल्प सिर्फ एक कागजी समझौते से हासिल हो सकता है, या इसके लिए लगातार बनी रहने वाली राजनीतिक इच्छा शक्ति और आपसी भरोसे की जरूरत होती है, जो शायद समझौतों के शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखती है? इस पर जरूर सोचिएगा।